हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MHCT 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूं कम से कम टाइम में। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो ये जो चैप्टर है एसी सर्किट आपका 13 चैप्टर है क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो इस चैप्टर के कोई भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला या किसी भी डेफिनेशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप यहां से डायरेक्टली पीवाईक्यू पे जा सकते हो या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। रिवीजन सीरीज है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये पहले आपने एक आध बार पढ़ा होगा चैप्टर। यहाँ पे सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, स्क्रैच से पूरा चैप्टर यहाँ पे अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम एसी सर्किट की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, तो वो सर्किट यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट बह रहा हो। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से आता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज किसको बोलते हैं? वो वोल्टेज जो टाइम के साथ चेंज हो। अभी वो चेंज जो होता है वो पीरियोडिक होता है, ये आप ध्यान रखना। तो वोल्टेज दैट वेरी विद टाइम पीरियोडिकली इज ऑल्टरनेटिव वोल्टेज, इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से बनने वाले करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। फिर आता है आपका पीक वैल्यू, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है तो एक पीक वैल्यू भी होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो भी होता है इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, दोनों डायरेक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? आपका पीक वैल्यू। उस पीक वैल्यू का 70.79% को हम आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक बात याद रखना, एमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड द आरएमएस वैल्यू। जब आप एमीटर लगाते हो, वोल्ट मीटर लगाते हो, जो रीडिंग आ रहा है वो आरएमएस वैल्यू का आ रहा है, ना ही पीक वैल्यू का आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपको याद रखना है कि करंट और वोल्टेज फेज में है। करंट और वोल्टेज फेज में है। ठीक है, इट अपोजेस एसी एज वेल एज डीसी, क्योंकि रेजिस्टिव है, रेजिस्टिव का काम ही क्या है? अपोज करना। तो एसी को भी अपोज करेगा और डीसी को भी अपोज करेगा। ये फेजर डायग्राम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मिनट, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखो तो इस एक्सिस में आपके पास क्या है? E या I। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा टी है। अब क्योंकि E और I सेम फेज में, तो देखो स्टार्ट भी सेम पे हो रहा है, यहाँ पे पाए 2 पाए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पीक वैल्यूज अलग है। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया आपका, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया आई नॉट और ये हो गया ई नॉट, ये हो गया माइनस आई नॉट, ये हो गया माइनस ई नॉट। तो पीक वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन फेज में है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ये ग्राफ प्लॉट भी देखोगे तो ओमेगा टी फेज पे, ठीक है, एक आई नॉट वैल्यू रहेगा और एक ई नॉट होगा। ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अगर मैं आ जाऊं, ये हो गया प्योरली रेजिस्टिव। उसके बाद आ जाते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे। ठीक है, इसको व्हाइट कर लेते हैं वापस। हाँ, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या है? करंट लैग्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो करंट है वो पीछे है। करंट लैग्स बाय 90 डिग्री और एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन फुल साइकिल इज 0। तो वन फुल साइकिल में जो एवरेज पावर कंजम्पशन है वो क्या है? 0। आप फेजर डायग्राम देख लो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई और आई में ये जब 0 पे है, ठीक है, तो ये कितने पे है? आपका आई पाई बाय 2। हमने क्या बोला? आई जो है वो पीछे चल रहा है। आई क्या है? पीछे चल रहा है। अभी यहां देखो, इस मोमेंट पे जब आई की वैल्यू क्या है? आई कौन से फेज में? पाई बाय 2। तब ई किधर है? मतलब आपको समझ रहा है? ये ओमेगा टी एक्सिस को कट आप ई में कहां करते हो? 0 पे। और आई में कहां करते हो? पाई बाय 2 पे। यानी कि करंट क्या है? पाई बाय 2 पीछे हो गया। बराबर। तो ये फेज में आपको वो डायग्राम में भी दिखाई देगा। और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी E का था। माइनस पाई बाय 2 करोगे तो I का मिलेगा, क्योंकि करंट लैग करता है। यहाँ पे देखो ओमेगा टी, हाँ, यहाँ पे जो है ओमेगा टी आपका फेज है E का। ठीक है, माइनस 90 किया तो क्या आता है? आई नॉट। ठीक है, उसके बाद आता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अभी प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो जब आप ई नॉट देखोगे, ठीक है, ये 0 से शुरू हो रहा है,
उसके बाद जो आपका करंट है वो कहां से शुरू हो रहा है, ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और वो पहली बार कब कट करेगा, पाई बाय 2 को, और ये कब कट करेगा शुरू होने के बाद, पाई को। डिफरेंस देख रहे हो, करंट फर्स्ट टाइम शुरू होने के बाद कब कट कर रहा है, पाई बाय 2 को। ई कब कट कर रहा है फेज को, पाई पे। तो यानी कि करंट पाई बाय 2 आगे हो गया, ठीक है। और सेम आप यहां पे देख सकते हो, ये ई नॉट फाइव था तो और 90 डिग्री आगे गए तो आपको आई नॉट मिल गया। अब एक यूजुअली एक कंफ्यूजन होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में स्टूडेंट्स में। रेजिस्टेंस जो होता है वो एसी और डीसी के लिए बराबर होता है। रिएक्टेंस में क्या होता है, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और करंट पे फर्क पड़ता है बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड। करंट इज अफेक्टेड बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड। जो एनर्जी कंजम्पशन हो भी रहा है वो रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, ना कि रिएक्टेंस की वजह से। और रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, रिएक्टेंस डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी होता है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी के, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे वीडियो मत छोड़ो, फॉर्मूला पूरा एक साथ लिख दिया हो ताकि आप रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो फटाफट। करंट अपोज बाय रेजिस्टर इन फेज विद द वोल्टेज। करंट और वोल्टेज यहाँ पे फेस में है, लेकिन यहाँ पे करंट बाय अ प्योर इंडक्टर लैग्स, ठीक है, और प्योर कैपेसिटर में लीड करता है। अब यहाँ पे हम एलसीआर सर्किट देख लेते हैं, जहां पे एल सी और आर तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। एल में देखो आपका ईएमएफ यहां पे है, आई यहां पे लीड कर रहा है वोल्टेज। कैपेसिटिव में वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, और रिएक्टेंस में दोनों फेज में, ठीक है। अभी यहां पे ई आर हो गया जो आई के साथ फेज में है। ई एल क्या होता है, लीड करता है। ईसी क्या होता है, लैग करता है। तो इनका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा, ऊपर के डायरेक्शन में ई एल माइनस ईसी आएगा, और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा आपको वहां से फेज डिफरेंस ऑफ एलसीआर सर्किट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो नेट मतलब टोटल इंपीडेंस होता है सर्किट में, वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर हो जाएगा। या मैंने बोला था एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल होता है, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल होता है, वो भी कर सकते हो। अगर आपका ओमेगा एल 1/ओमेगा सी से बड़ा हो गया तो आपका जो फेज डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि वोल्टेज लीड करेगा। अगर छोटा हो गया तो फेज डिफरेंस नेगेटिव होता है, यानी कि वोल्टेज लैग करेगा। और दोनों बराबर हो गए, यानी कि वोल्टेज करंट इन फेज में है, और यानी कि आपका जो फेज डिफरेंस जीरो है, इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस दो होता है, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस। दोनों कब होता है, जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है। दोनों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी 1/2π√LC होता है। एक चीज याद रखना कि सीरीज रेजोनेंस के अंदर इंपीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, और पैरेलल रेजोनेंस के अंदर इंपीडेंस मैक्सिमम होता है और करंट मिनिमम होता है। ये ग्राफ है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। अब सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लो। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। एवरेज क्या आता है 0.637 आई नॉट, ई एवरेज इज 0.637 ई नॉट। आरएमएस वैल्यू क्या होता है ई नॉट बाय रूट टू, आई आरएमएस इज आई नॉट बाय रूट टू। एच क्या है हीट, यानी कि पावर, दैट इज आर टाइम्स आई आरएमएस स्क्वायर टाइम्स 2π/ओमेगा। प्योर इंडक्टर सर्किट के लिए हम जानते हैं इंडक्टर सर्किट में करंट लैग करता है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आ जाएगा। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल में ऑब्वियसली ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस विच इज ओमेगा एल विच इज 2πfl। प्योर कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस π/2 आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में 1/ओमेगा सी आएगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक्सी क्या आ गया अगेन ई आरएमएस अपॉन आई आरएमएस विच इज 1/ओमेगा सी विच इज 1/2πfc। इंपीडेंस देख लो एलसीआर सर्किट में, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एलआर सर्किट में सी जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सीआर सर्किट में एल जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। एवरेज पावर जो है एसी सर्किट में विथ रेजिस्टेंस ओनली, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो एवरेज पावर क्या होता है ई नॉट आई नॉट बाय 2, यानी कि ई बाय रूट टू इंटू आई बाय रूट टू विच इज ई आर एम एस इंटू
आई आर एम एस। एवरेज पावर इन LCR सीरीज में क्या होता है, ERMS IRMS टाइम्स cos फाई। ये cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z, यानी अपेरेंट पावर, टोटल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। और यहाँ पे फेज डिफरेंस LCR में क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC/R। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम देख चुके हैं 1/2π√LC। और Q फैक्टर जो होता है वो सीरीज रेजोनेंट सीरीज का क्या होता है, ω/R अपॉन ω2 माइनस ω1, विच इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका चैप्टर नंबर 13 विच इज AC सर्किट। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करा दिया है, ये आपने पढ़ लिया तो इससे ज्यादा कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में से आएगा। पढ़ाई करते रहिए। वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।